महाराष्ट्र में महायुति की जीत के बाद अब नए मुख्यमंत्री पर चर्चा हो रही है। सवाल है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, और इसका जवाब ढूंढने के लिए भारतीय जनता पार्टी जल्द ही पर्यवेक्षकों के नाम तय कर रही है। नए विधायकों के साथ बैठक के बाद बीजेपी के पर्यवेक्षक इस पर फैसला लेंगे। लेकिन सूत्र बता रहे हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनकी पार्टी का ही कोई मुख्यमंत्री बने। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी चाहता है कि अपने कार्यकर्ताओं की भावनाओं का ख्याल रखा जाए। सूत्रों के मुताबिक ये जो अपडेट्स आ रहे हैं, जो इनपुट्स आ रहे हैं, इन जानकारियों के बीच देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनाए जाने के संकेत लगातार मिल रहे हैं। सवाल पब्लिक का की दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, लौट कर वापस आऊं। और देवेंद्र जी के ऊपर 2019 में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मुख्यमंत्री के लिए कोई सवाल नहीं है। मुख्यमंत्री का नाम बीजेपी ने तय किया है, देवेंद्र फडणवीस जी का। बीजेपी के पास 132 सीटें हैं, उनको सपोर्ट करने वाले 5-6 लोग भी हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पाठशाला में दीक्षित वो भगवाधारी नेता जो भारतीय जनता पार्टी का पहला मुख्यमंत्री रहा है, मराठा लैंड पर उसे क्या राजनीतिक बलिदान का सम्मान मिलना तय हो चुका है। महाराष्ट्र के वोट युद्ध में फ्रंट लाइन पर खड़े होकर सियासी शत्रुओं पर शाब्दिक ब्रह्मास्त्र दागने वाले उस डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री की कुर्सी मिलने की गारंटी मिल चुकी है। क्या देवेंद्र फडणवीस को फिर से सत्ता की अट्टालिका पर बिठाने की पटकथा दिल्ली दरबार में लिखी जा चुकी है? महाराष्ट्र के नए सियासी सरदार के ऐलान से ठीक पहले ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी की चुप्पी के बीच साथी पार्टी के नेता कैमरों के सामने साफ, सरल, स्पष्ट शब्दों में बता रही हैं कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी ने ऐलान नहीं किया है, लेकिन बीजेपी ने एकनाथ शिंदे साहब को बोला है कि वह देवेंद्र फडणवीस जी को बनाना है। इस पर उन्होंने अपनी नाराजगी व्यक्त की है और वो इसीलिए उनका कहना है मुझे और एक बार बनाना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बीजेपी का हाईकमांड मानेगा नहीं। कोई तो 1-2 कदम आगे पीछे होना चाहिए। जिससे देवेंद्र फडणवीस जी 4 कदम पीछे आकर उनके नेतृत्व उन्होंने काम किया था 2.5 साल तक, उसी तरह एकनाथ शिंदे जी ने भी अभी निर्णय लेना चाहिए। नरेंद्र मोदी के मंत्री अगर महाराष्ट्र के नए नीति नियंता को लेकर ऐसा दावा कर रहे हैं, अगर देवेंद्र फडणवीस के नए मराठा भाग्य विधाता बनने की बात कही जा रही है, इसकी जड़ में कई वजहें हैं। मसलन पूरे चुनाव में फडणवीस ने फ्रंट लाइन पर मोर्चा संभाले रखा। उन्होंने खुलकर हार्ड हिंदुत्व की लाइन को विस्तार दिया है। देवेंद्र फडणवीस संघ और बीजेपी दोनों के विश्वसनीय हैं और नतीजों के बाद जूनियर पवार भी फडणवीस के साथ हैं। राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने के बाद फडणवीस के सागर बंगले पर बीजेपी के तमाम नवनिर्वाचित विधायक और नेता पहुंचे थे। देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी विधायकों के साथ साथ शिवसेना नेताओं के साथ मुलाकात की। इस भेंट मुलाकात के बीच बीजेपी के तमाम विधायक फडणवीस को सत्तासीन करने की बात कर रहे हैं। अभी लोगों को पता है देवेंद्र जी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। पिछले 2.5 साल से अलग अलग तरीके से उनको बदनाम किया जा रहा था, अलग अलग तरीके से उनको टारगेट किया जा रहा था। तभी सभी लोगों ने उनको बहुत बड़ा समर्थन दिया है। दरअसल मुख्यमंत्री रहने के बाद उप मुख्यमंत्री बनकर भी फडणवीस ने महाराष्ट्र के सियासी महाभारत में राज्य स्तरीय लड़ाई लड़ी। मोदी, योगी और शाह के बाद सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट देवेंद्र फडणवीस की थी। फडणवीस ने 16 दिन में 64 जनसभाएं की, तकरीबन 148 प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। उनमें से 132 कैंडिडेट ने जीत हासिल की। फडणवीस की स्ट्राइक रेट तकरीबन 89% रही। चुनाव प्रचार के दौरान फडणवीस की आक्रामकता बेहिसाब थी। छत्रपति शिवाजी की सरजमी पर सनातनी शब्दों को फडणवीस नई ऊंचाई पर ले गए। ते वोट जिहादचा नारा देत असतील
तर वोटांचं धर्मयुद्ध आम्हाला करता येतं. वोटांचं धर्मयुद्ध पुकारा. अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था. अरे ओवैसी सुन ले, करेगा औरंगजेब की पहचान पर अब जो भगवा लहराएगा पूरे हिंदुस्तान पर. अंदाज में आक्रामकता थी, तेवर में तल्खी थी और शब्द शब्द में अपने सियासी शत्रुओं के लिए चुभते हुए शब्द बाण. यह हर रोज 4 चुनावी रैली करने वाले फडणवीस ने एक नई थ्योरी देकर सनातनी वोट बैंक को गोलबंद किया. हम लोगों ने पिछले चुनाव में वोट जिहाद देखा और कहा बस एक ही चीज करनी है, मोदी जी को हराना है. ये कहकर एक वोट जिहाद किया गया. हम लोग थोड़े सोए हुए थे, इसलिए कई जगहों पर हम लोगों को मात खानी पड़ी. लेकिन अब वोट जिहाद का जवाब वोट के धर्म युद्ध से हमको देना है. एक तरफ धर्म युद्ध की बात कर रहे थे तो दूसरी ओर योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के नारों को विस्तार दे रहे थे. उसे अपने अंदाज में व्याख्या कर भगवा समर्थकों के लिए नई लकीर खींच रहे थे. जब अजीत पवार सरीखे नेता ही योगी के थ्योरी के खिलाफ खड़े हुए तो फडणवीस ने कुछ यूं सधे हुए शब्दों में अपने साथी को समझाया था. हिंदुत्व का विरोध करना सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे. इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा. बटेंगे तो कटेंगे, इसका अर्थ समाज को एकत्रित रखना है और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं. महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम खुलकर असदुद्दीन ओवैसी को ललकार रहे थे. मुस्लिम वोट बैंक को गोल बंद करने में जुटे ओवैसी पर औरंगजेब के बहाने कुछ यूं प्रहार कर राष्ट्रवादी विचारों को विस्तार देते रहे. आजकल तो ये ओवैसी भी यहां आने लगा है. मेरे हैदराबादी भाई उधर ही रहना, इधर को मत आना. यहां पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है. मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता. अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था. इसलिए सुन ले ओवैसी, औरंगजेब की पहचान पर अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर. इतना ही नहीं, हैदराबाद से आकर महाराष्ट्र के सियासी आसमान में अपना चुनावी पतंग उड़ाने के लिए बेकरार असदुद्दीन ओवैसी पर फडणवीस चुन चुन कर अटैक कर रहे थे. उन्होंने रजाकार वाले हथियार से वार किया. तो मुझे याद दिलाना पड़ता है, रजाकारों की धरती नहीं है ये. धरती छत्रपति शिवाजी महाराज की है. ये हमारे पुरखों की धरती है. रजाकारों ने तो इसके ऊपर कब्जा किया था और हमारे जो पुरखे या हमारी उस समय की जो पीढ़ियां है उनके ऊपर अत्याचार किए थे, अनाचार किए थे, दुराचार किए थे उनके साथ. ये याद दिलाना पड़ता है. फडणवीस की इस चोट पर ओवैसी बौखला गए थे. हालांकि फडणवीस के लक्षित शब्द बाण पर सिर्फ ओवैसी ही नहीं थे, शरद पवार भी थे, उद्धव ठाकरे भी थे और वो राहुल गांधी भी थे जिन्होंने संविधान के नाम पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी पर जबरदस्त स्ट्राइक की थी. संविधान के खाली पन्ने और जिस लाल किताब को लेकर सफाइयों का पुलिंदा पेश करना पड़ा था राहुल गांधी को, उसे देवेंद्र फडणवीस ने ही हवा दी थी. मैं सवाल पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी जी संविधान के नाम पर लाल किताब क्यों दिखाते हैं? लाल किताब दिखाकर किसको इशारा वो देना चाहते हैं? संविधान का तो हम सम्मान ही करते हैं और मैं ऐसा मानता हूं कि उनके मन में संविधान के पीछे छुपकर और भारत जोड़ो के पीछे छुपकर ये जो अल्ट्रा लेफ्टिस्ट विचारों के लोग हैं, इनके विचारों को लोगों में पहुंचाने का एक प्रयास ये लगातार वो कर रहे हैं.
फडणवीस के दावों को प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह तक सबने विस्तार दिया। संविधान और आरक्षण को लेकर 5 महीने पहले जो बीजेपी राहुल के चक्रव्यूह में फंस गई थी, उससे न सिर्फ बाहर निकली बल्कि नई भगवा लकीर खींच दी। पहली बार 132 सीटें जीतने के बाद जब पहली बार कैमरों के चमकते फ्लैश के सामने आए फडणवीस, तो अभूतपूर्व जीत का आत्मविश्वास उनके शब्दों में परिलक्षित हो रहा था। मैं आधुनिक अभिमन्यु हूँ, चक्रव्यूह को भेदना जानता हूँ। हमने चक्रव्यूह को भेदा है और ये कोई मैं पहले भी कह रहा हूँ, वापस कह रहा हूँ, इस विजय में मेरा बहुत छोटा उसमें मैं समझता हूँ कि सहभाग है। एक ये हमारी जो पूरी टीम है, इस टीम ने इस विजय को लाया। देवेंद्र फडणवीस को उस आरएसएस का सबसे विश्वस्त भी बताया जाता है, जिसके स्वयंसेवकों ने महाराष्ट्र जीतने के लिए नेपथ्य में रहकर बेहिसाब मेहनत की है। संघ जब अपना शताब्दी समारोह मनाने जा रहा है, तो दिल्ली की तरह मुंबई में भी सत्ता की अट्टालिका पर स्वयंसेवक को देखना चाहेगा। वैसे एकनाथ शिंदे को साधना अभी शेष है। बताया जा रहा है कि शिंदे को दिल्ली शिफ्ट किया जा सकता है। हालांकि जो भी होगा, लेकिन जिस तरह खुलकर संघ से सफर की शुरुआत कर मराठा सत्ता के शिखर तक का सफर तय कर चुके फडणवीस के नाम पर दावे किए जा रहे हैं, उसके संकेत बहुत साफ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।